यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आज हम फिर लेकर आए हैं एबीपी गंगा का खास कार्यक्रम सत्य पे सत्ता। इस शो में हमेशा की तरह हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की वो 7 कहानियां जिनका शायद सीधा सरोकार आपसे है। अंग्रेजी को आज कामयाबी के लिए सबसे जरूरी माना जाता है। ये एक विदेशी भाषा है और यही कारण है कि अंग्रेजी ने हमारी अपनी भाषा संस्कृति को धीरे धीरे हाशिए पर धकेल दिया। लेकिन लखनऊ की रहने वाली 7वीं कक्षा की एक स्टूडेंट ने संस्कृत के मायने ही बदल कर रख दिए हैं। देखिए एबीपी गंगा संवाददाता शैलेश अरोड़ा की ये रिपोर्ट। बॉलीवुड के सुरीले गीत को संस्कृत में गा रही इस बच्ची का नाम अक्षिता है। लखनऊ की रहने वाली अक्षिता शुक्ला 7वीं क्लास में पढ़ती हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ ही अक्षिता हिंदी फिल्मों के गीतों का न सिर्फ संस्कृत में अनुवाद करती हैं, बल्कि उन गीतों को संस्कृत में ही गाती भी हैं। बच्चे जब स्कूल जाना शुरू करते हैं तो वो खुद क्या, माँ बाप भी यही चाहते हैं कि उनका बच्चा फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करे। लेकिन राजधानी के एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 7 की अक्षिता शुक्ला ने संस्कृत में सिंगिंग शुरू की। उन्होंने संस्कृत को एक नए आयाम पर पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। बॉलीवुड के गीतों को अनुवाद करके संस्कृत में गाता सुनकर इनको कोई भी मोहित हो जाए। हमारे साथ में इस समय अक्षिता मौजूद है, हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे। अक्षिता, ये बताओ कि संस्कृत से इतनी करीबी कैसे हो गई? आजकल तो बच्चे स्कूल जाते हैं, कहते हैं हम तो इंग्लिश सीखेंगे सबसे पहले। जब मैंने संस्कृत पहली बार पढ़ी थी तो थोड़ी सी मुश्किल लगी थी, लेकिन फिर मुझे उसमें अपने आप ही इंटरेस्ट आने लगा। क्यों अच्छी लगती है आपको संस्कृत, क्या वजह है? क्योंकि संस्कृत बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है और उसमें सारे वेद हैं, सारे उपनिषद हैं और वो देवों की भाषा भी है। दरअसल दूसरी क्लास से ही अक्षिता विषय के तौर पर संस्कृत की पढ़ाई करती हैं और उन्हें गाने का भी शौक है। लेकिन धीरे धीरे अक्षिता ने संस्कृत में ही गायकी भी शुरू कर दी। सिंगिंग मुझे पहले से ही पसंद थी और फिर जब संस्कृत में भी उतना ही इंटरेस्ट आया तो मैंने सोचा कि संस्कृत में ही सिंगिंग करूं। आप क्या सोचते हो, क्या करना है आगे? क्या इसी फील्ड में करियर बनाना है? आगे क्या करना चाहते हो? हाँ, मुझे इसी फील्ड में करियर बनाना है क्योंकि इस फील्ड में अभी तक कोई है ही नहीं। तो अपनी पढ़ाई करते हो, पढ़ाई के साथ साथ इसके लिए, प्रैक्टिस के लिए समय निकालना कैसे मैनेज होता है? हो जाता है मैनेज। अक्षिता के इसी खास हुनर की वजह से अब उन्हें संस्कृत सिंगर के तौर पर भी पहचान मिलने लगी है और कई मौकों पर अपनी अनोखी गायकी के लिए अक्षिता को पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इसके अलावा अक्षिता को संस्कृत में स्टेज परफॉर्मेंस के लिए भी बुलाया जाता है और अब वो अपने इसी हुनर को करियर के तौर पर चुनना चाहती हैं। और आइए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जो हौसले और जीवट की जीती जागती मिसाल है। लखनऊ के रहने वाले इस एक पैरा बैडमिंटन प्लेयर ने अपनी शारीरिक कमजोरी पर जीत हासिल करते हुए न सिर्फ खेलों की दुनिया में अलग मकाम हासिल किया बल्कि दूसरों के लिए मिसाल भी बन गए। देखिए एबीपी गंगा संवाददाता संतोष शुक्ला की रिपोर्ट। व्हील चेयर पर बैठकर बैडमिंटन के शॉट्स लगा रहे नौजवान पैरालंपिक खिलाड़ी का नाम शशांक है। 24 साल के शशांक बचपन में ही पोलियो के शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से उनके दोनों पैर काम नहीं करते हैं। लेकिन अपनी इस शारीरिक कमजोरी को शशांक ने लाचारी बनाने के बजाय शशांक ने बैडमिंटन रैकेट थाम लिया और व्हील चेयर पर बैठे बैठे ही बैडमिंटन कोर्ट में अपनी जीवटता को साबित कर दिया। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसा ही खिलाड़ी है जिसको शारीरिक तौर पर भले ही कुछ कमी रह गई हो, लेकिन उसके हौसलों में कहीं कमी नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए
पैरा बैडमिंटन में इंटरनेशनल कई चैंपियनशिप में भाग ले चुके शशांक हैं। शशांक, बैडमिंटन तो बहुत चुस्ती फुर्ती का गेम है, कैसे आपने ये गेम क्यों चुना और ये कैसे हुआ? आप ये सब ऐसे आप व्हील चेयर पर हैं, कैसे हुआ? जब मैं 4 साल का तब मुझे पोलियो हो गया था। उसके बाद में मेरे पापा किसान थे, हम लोग गांव से इलाज के लिए आए थे लखनऊ में। फिर इलाज कराते कराते हम लोग यहीं पर फिर किराए पे रहने लगे। तब से मैं यहीं पे था। जब मैं स्कूल जाता था तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, भाई मुझे छोड़ने जाता था, फिर लेने जाता था। उसके बाद मैं जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो फिर मैं क्रिकेट देखता था, क्रिकेट का शौक़ था। फिर मेरे अंदर एक जुनून आया कि मुझे भी देश के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही पड़ा रहूँगा तो फिर मैं ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाऊँगा, एक विकलांग बन के रह जाऊँगा। बैडमिंटन की गिनती उन खेलों में की जाती है जिसे खेलने के लिए सिर्फ चुस्ती फुर्ती ही जरूरी नहीं होती, बल्कि खिलाड़ी में धैर्य और एकाग्रता भी खासी अहमियत रखता है। लेकिन 4 साल की उम्र में पोलियो ग्रस्त होने के बाद भी शशांक ने पैरा बैडमिंटन में प्रदेश और देश का परचम लहराते हुए 8 राष्ट्रीय खेलों और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कई मेडल अपने नाम किए। एक व्हील चेयर से, जो अस्पताल में जो व्हील चेयर होती है मरीजों से, उससे आपने शुरुआत की इसकी? हाँ, जो व्हीलचेयर हॉस्पिटल में यूज होती, मैंने पहला नेशनल उसी व्हीलचेयर पे खेला था। अच्छा। मैंने 8 नेशनल खेले हैं, जिसमें से मेरे 10 मेडल हैं 8 नेशनल चैंपियनशिप में। और मैंने एक इंटरनेशनल मैच भी खेला है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया मैंने थाईलैंड में 2018 में। फिलहाल कोरोना संकट की वजह से दुनिया भर में कई खेल प्रतियोगिताएं स्थगित हो चुकी हैं, लेकिन शशांक के व्हील चेयर के पहियों की रफ्तार नहीं थमी है और वो अपने घर में ही आने वाली प्रतियोगिताओं की तैयारियों में जुटे हैं, ताकि थाईलैंड में होने वाले ओपन चैंपियनशिप और पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप देश का नाम रोशन कर सके। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। और लखनऊ के बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं कानपुर, जहां पर एक नौजवान ने तलवारबाजी के खेल में कानपुर का नाम रोशन कर दिया और अब शहर के युवा खिलाड़ियों को इस खास खेल की ट्रेनिंग दे रहा है और अपने भाई से प्रभावित होकर अब बहन भी तलवारबाजी के मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। देखिए कानपुर से एबीपी गंगा संवाददाता प्रभात अवस्थी की यह रिपोर्ट। तलवार से एक दूसरे पर वार कर रहे इन नौजवानों की तस्वीर कानपुर की है और घर के आंगन में तलवारें लहराते ये दोनों खिलाड़ियों के नाम सतेंद्र और स्नेहा यादव हैं, जो तलवारबाजी जैसे पारंपरिक खेल से कानपुर का नाम रोशन कर रहे हैं। कानपुर के कैंट इलाके में रहने वाले सतेंद्र ने 15 साल पहले तलवारबाजी की ट्रेनिंग लेनी शुरू की थी और 2006 के गुवाहाटी राष्ट्रीय खेलों में तलवारबाजी में कांस्य पदक हासिल कर चुके हैं। सर 2006 में हमने बाल भवन में ताइक्वांडो फेंसिंग स्टार्ट किया तलवारबाजी। उसके बाद 2006 में मैंने अमृतसर नेशनल खेला, फिर वहाँ से मेरा सिलेक्शन नेशनल गेम्स के लिए हुआ, जहाँ पे गुवाहाटी नेशनल गेम 2007 में, जहाँ पे मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। उसी के बाद तब से ये कंटिन्यू बेस पे चलता चला है। काफ़ी नेशनल्स खेले हैं, हैदराबाद नेशनल, तमिलनाडु, गुवाहाटी, ग्वालियर, त्रिवेंद्रम, तमिलनाडु, झारखंड नेशनल्स खेले हैं। अभी तक मैंने 7 नेशनल्स खेले हैं। लेकिन तलवारबाजी में भाई की कामयाबी से प्रेरणा लेते हुए अब सतेंद्र की बहन स्नेहा यादव ने भी भाई की तरह ही तलवार के गुर सीखने की ठानी, ताकि वो भी सतेंद्र की तरह तलवारबाजी में कानपुर और देश का नाम रोशन कर सके। और खेल को लेकर बहन की ललक को देखते हुए सतेंद्र ने घर को ही तलवारबाजी का ट्रेनिंग सेंटर बना दिया। जब भैया को हम तलवारबाजी करते देखते थे तो यह गेम एक फैशन की तरह लगता था, मतलब इसका सब कुछ एक बहुत अच्छा लगता था, जिसके कारण भैया को देख के हम भी इंस्पायर हुए, तो हमने भी ये फेंसिंग ज्वाइन करी। फेंसिंग ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले हमने ग्वालियर में खेला नेशनल, फिर हैदराबाद नेशनल खेला, फिर लखनऊ में खेला, फिर केरल नेशनल गेम खेला। भैया को देख के ये गेम में बहुत अच्छा लगता था। फर्स्ट टाइम वो जीत कर आए थे तो ये गेम मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी और भी लोग आपस से और भी तैयारी चल रही है। मेरी प्रैक्टिस यही है कि हम नेशनल ओलंपिक में खेल सकें। फिलहाल सतेंद्र यादव कानपुर के ऑर्डिनेंस क्लब कैंट खिलाड़ियों को तलवारबाजी की मुफ्त कोचिंग देते हैं और उनसे ट्रेनिंग हासिल करने वाले कई खिलाड़ियों ने अब तक कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल की है। कानपुर से एबीपी गंगा के लिए प्रभात अवस्थी की रिपोर्ट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना संकट की वजह से पिछले 6 महीनों से बंद पड़ा आगरा का ताजमहल सोमवार से एक बार फिर पर्यटकों के लिए खुलने जा रहा है और इसके बाद एक बार फिर से ताजमहल के मुरीद दीदार ताज कर सकेंगे और इसके लिए खास तैयारियां भी कर ली गई हैं। देखिए एबीपी गंगा संवाददाता नितिन उपाध्याय की यह रिपोर्ट। फिर होगा दीदार ताज, खत्म हुआ ताज के दीवानों का इंतजार। महीनों बाद वापस लौटेगी ताज की रौनक। सोमवार से खुलेंगे ताजमहल के दरवाजे। सुनसान गलियां और बंद पड़े बाजार की ये तस्वीरें आगरा में ताजमहल परिसर की हैं, जहां कोरोना संकट के चलते ताजमहल बंद होने से पिछले 6 महीने से सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन एक बार फिर से यहां रौनक लौटने वाली है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद सोमवार से एक बार फिर ताजमहल के दरवाजे पर्यटकों के लिए खुलने वाले हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक की वजह से विदेशी पर्यटक ताजमहल नहीं आ सकेंगे, लेकिन देसी पर्यटक सोमवार से ताजमहल का दीदार कर पाएंगे। 21 सितंबर से पर्यटक कर सकेंगे ताज का दीदार। जी हां, कोरोना संक्रमण काल के चलते 17 मार्च से ताजमहल समेत देश के तमाम स्मारकों को बंद कर दिया गया था। हालांकि 1 सितंबर से आगरा के कई सारे स्मारक खोल दिए गए थे, लेकिन ताजमहल और किला फिर भी नहीं खोले गए थे और 21 सितंबर अब वो तारीख है जब से ताजमहल और किला दर्शकों के लिए, पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे और ऐसे में एएसआई ने पूरी तैयारी कर ली है। लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद आगरा के कई ऐतिहासिक इमारतों को खोल दिया गया था, लेकिन ताजमहल और लाल किले को बंद ही रखा गया था। हालांकि अब ताजमहल के दरवाजे पर्यटकों के लिए खोले जा रहे हैं, लेकिन इनके लिए एएसआई ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक अब एक दिन में सिर्फ 5000 पर्यटक ही ताजमहल का दीदार कर पाएंगे। एंट्री के पहले हर पर्यटक का रिकॉर्ड दर्ज होगा और गेट पर ही पर्यटकों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। बिना मास्क लगाए किसी भी पर्यटक को ताजमहल में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी और ताजमहल के अंदर विजिटिंग एरिया को 2 बार सैनिटाइज भी कराया जाएगा। देखिए, ताजमहल निश्चित रूप से दर्शकों के लिए एक सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है पूरे विश्व भर में और लोग बेसब्री से, जो भी हमारे पर्यटन कारोबारी हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ताजमहल खुले। अंततः 21 सितंबर से आगरा के 2 प्रमुख विश्वदाय स्मारक हैं, ताजमहल और आगरा फोर्ट, दोनों खोले जा रहे हैं। चूँकि पूरा विश्व इस समय एक महामारी के दौर से गुजर रहा है, बचाव ही जिसका सबसे बड़ा उपाय बताया जाता है, इसलिए हम ऐसी व्यवस्थाएं कर रहे हैं ताकि दर्शकों को किसी प्रकार का कोई भय ना रहे, वो स्वच्छंद रूप से स्मारक का विचरण कर सकें, उसका आनंद ले सकें। इसके लिए हम लोगों ने एक छोटी गाइडलाइन SOP जिसको कहते हैं तैयार किया है। दरअसल कोरोना की वजह से दुनिया में पर्यटन के उद्योग को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जिसका असर भारत में भी साफ देखा जा रहा है, क्योंकि दुनिया के तमाम देशों में सबसे ज्यादा पर्यटक ताजमहल देखने के लिए ही भारत आते हैं। इसीलिए अब लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से ताजमहल और आगरा के किले पर्यटकों के लिए खुलने वाले हैं। आगरा से एबीपी गंगा के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे कारगर हथियार है मास्क और सैनिटाइजर, और इसी की बदौलत देश में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में यूपी की चीनी मिलें सबसे ज्यादा सैनिटाइजर बनाकर अहम भूमिका निभा रही। देखिए एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला की यह रिपोर्ट। कोरोना वायरस के कहर से निजात पाने के लिए दुनिया भर के कई देश इस जानलेवा वायरस की दवा बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं। हालांकि सैनिटाइजर की बदौलत अब तक दुनिया भर में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जारी है, लेकिन शुरुआती दौर में यानी साल की शुरुआत में जब कोरोना वायरस ने पांव फैलाना शुरू किया, तब मांग बढ़ने से सैनिटाइजर की किल्लत हो गई, जिसके बाद योगी सरकार ने कोरोना के चलते बंद पड़ी चीनी मिलों
इथेनॉल बेस्ड सैनिटाइजर बनाने की मंजूरी दी, जिसके बाद से अब तक उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें सबसे ज्यादा सैनिटाइजर का उत्पादन कर रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना की शुरुआत हुई थी, कोरोना इस संक्रमण की, तो 20 मार्च के आसपास हमें निर्देशित किया था और आपसे अपेक्षा की थी कि इसका समाधान कुछ निकल सकता है क्या। तब हम लोगों ने इसका समाधान एक निकाला था और हमारे पास यूपी में एथेनॉल और इथिल अल्कोहल प्रचुर मात्रा में गन्ने के खेती के कारण शीरा और शीरे से होता है, तो उसके मद्देनज़र फिर हम लोगों ने ड्रग विभाग के साथ एक साथ में मेहनत करके, साथ में कार्य करके हम लोगों ने बहुत शीघ्र ही सैनिटाइजर बनाने के संबंध में कार्रवाई शुरू की। कोरोना संकट से पहले यूपी में सिर्फ एक चीनी मिल करीब 1000 लीटर सैनिटाइजर का उत्पादन करती थी, लेकिन आज प्रदेश की 92 चीनी मिलें सैनिटाइजर बना रही हैं और रोजाना करीब 2,24,000 लीटर सैनिटाइजर का उत्पादन हो रहा है। लॉकडाउन के बाद से अब तक प्रदेश में 1,68,90,000 लीटर सैनिटाइजर बनाया जा चुका है और प्रदेश में हर दिन लगभग 5,98,000 लीटर का उत्पादन किया जा रहा है। यूपी में आज के तारीख तक पिछले 3 महीने में 1.25 करोड़ लाख लीटर सैनिटाइजर हम बना चुके हैं और हम यूपी के सभी जितना भी कोरोना का कार्य है के संक्रमण को रोकने का कार्य है, उस सब में इसका प्रयोग हो रहा है। अस्पतालों में, कोविड अस्पतालों में, और अब तो आम सामान्य नागरिक के दैनिक जीवन का एक हिस्सा बन गया है सैनिटाइजर, और इसका 2.25 लाख करोड़ लीटर उत्पादन हुआ है और ये यूपी में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में इसका यहाँ से निर्यात हो रहा है। और इधर दक्षिण भारत के राज्यों में होने वाला नारियल हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम है। फिर उसका पानी पीना हो या फिर खाने के सामान का जायका बढ़ाना हो या फिर पूजा करनी हो, नारियल का फल बहुत ज़रूरी है। ऐसे में ज़रा सोचिए कि अगर यूपी में भी नारियल की खेती होने लगे, जी हाँ, अब ऐसा होने वाला है। सड़क किनारे बिकता नारियल पानी तो हर किसी ने पिया होगा। इन नारियलों की पहचान भारत के दक्षिणी हिस्से से होती है, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब ये नारियल उत्तर प्रदेश की भी पहचान बन जाएंगे, क्योंकि पूर्वांचल की धरती पर इसकी शुरुआत कर दी गई है। गोरखपुर के बेलीपार कृषि विज्ञान केंद्र में नारियल के 5000 से ज्यादा पौधों की एक नर्सरी तैयार की गई, जिसमें करीब 14 महीने का वक्त लगा। अब इन पौधों को पूर्वांचल के अलग अलग इलाकों के किसानों को बांटा जाएगा, जिसके 3 से 4 साल बाद ये पौधे फल देने वाले पेड़ में बदल चुके होंगे। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार गोरखपुर नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से केंद्र पर नारियल की नर्सरी तैयार कर किसानों में वितरित करने की योजना है, जिससे यहाँ के जो किसान है जब नारियल उत्पादन करेंगे और अच्छी फ्रूटिंग होगी तो इसमें इस क्षेत्र में नारियल का उत्पादन बढ़ेगा। यूपी में इस तरह की खेती का ये पहला प्रयोग है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने इसकी पहल कराई थी। नई तरह की इस खेती के बारे में जानकर किसान भी बेहद उत्साहित हैं और रजिस्ट्रेशन भी कराने शुरू कर दिए हैं। कि ये हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट ये लोग लाए हैं, ये पहले जो महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में ये चीज़ पाए जाते हैं और यहाँ पर आया है, तो इसके जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार के जो अधिकारी हैं वो बधाई के पात्र हैं। हम लोग हमारे यहाँ पहली नर्सरी है, हम लोग इसके लेने के बहुत इच्छुक हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी नारियल की खेती हो। नारियल जलवायु पर निर्भर रहने वाली खेती, इसके लिए पर्याप्त आर्द्रता की जरूरत होती है। अगर बेलीपार कृषि अनुसंधान केंद्र अपने इस नए प्रयोग पर कामयाब रहा तो वो दिन दूर नहीं जब नारियल के लिए हमें महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नारियल को दक्षिण का राजा कहा जाता था, लेकिन अब पूर्वांचल की गोरखपुर की धरती पर 5500 नर्सरी नारियल की तैयार की गई है और ये नर्सरी लगभग जो है 24 जिलों में भेजी जाएगी। कि अब लोगों को, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो और चाहे वो आम आदमी हो, अब उसको यहाँ के लोकल इसी खेत का नारियल का पानी पीने को मिलेगा और फल भी खाने को मिलेगा। अब उन्हें साउथ के भरोसे, दक्षिण के भरोसे
इन फलों के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। प्रकृति की सबसे खूबसूरत रचनाओं में से एक तितली हर किसी की जिंदगी में रोमांच भर देती है, लेकिन तितली केवल खूबसूरत ही नहीं होती बल्कि उसका पर्यावरण के संतुलन में भी बहुत अहम किरदार होता है। तितलियों की इन्हीं खूबियों को नजदीक से जानना हो तो पहुंच जाइए जिम कॉर्बेट पार्क। कोरोना काल में जब हर तरफ सन्नाटा देखा हो तो ऐसे वक्त में ये तस्वीरें सुखद है। जब लंबे लॉकडाउन ने जिंदगी को बोरिंग कर दिया हो तो ये तस्वीरें उनमें रंग भरने वाली हैं। कोरोना ने हर क्षेत्र को बेपटरी कर दिया। सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाली इंडस्ट्री में पर्यटन इंडस्ट्री भी शामिल है। पटरी से उतर चुकी पर्यटन की गाड़ी को फिर से दौड़ाने के लिए इस बार उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने उत्सव मनाने की तैयारी की है और इसका नाम रखा है तितली त्योहार। पर्यटन विभाग की इस कोशिश का असर भी दिख रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जो स्थानीय लोग हैं, चाहे वो प्रकृति से जुड़े हुए हों या इस दौरान जो यहाँ पर आने वाले पर्यटक हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और यहाँ तितलियाँ कितनी पाई जाती हैं, उनका क्या महत्व है हमारे पर्यावरण में, वो सब इस जानकारी इस दौरान देने का हमारा प्रयास रहेगा। जिम कॉर्बेट पार्क की पहचान टाइगर्स के लिए पूरी दुनिया में होती है, लेकिन इस बार पर्यटन विभाग की इस पहल से तितलियों की प्रजातियों के लिए भी कॉर्बेट पार्क पहचाना जाएगा। पर्यटक भी मान रहे हैं कि इस तरह के फेस्टिवल तितलियों के बारे में रिसर्च करने वालों के लिए काफी मददगार होते हैं। इस तरह के फेस्टिवल्स हमें मनाते रहना चाहिए बिकॉज ये एक एडेड एडवांटेज है नॉट फॉर द ट्रैवलर्स हु इज़ फ्रॉम इंडिया। ये फॉरेनर्स जो कि एक डिटेल रिसर्च के लिए आते हैं, खाली घूमने के लिए नहीं, जो आना चाहते, जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं। और ये जो पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है उसकी वजह से हमारे को और हमारे जैसे और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिली है।